ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिज़ाइल है और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के पास अलबत्ता अभी ये इस किस्म का मिज़ाइल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि भाई, और पाकिस्तान के पास इसकी कोई काट है नहीं। अब मैं पिछले दिनों का एक एग्जांपल है, आप सबने सुना ही होगा कि हमारा जो ब्रह्मोस था उसमें एक वॉर हेड नहीं लगा था। मतलब जो आगे होता है ना कि एक मिसाइल जहाँ पर डिलीवर होता है उसके बाद या फिर जहाँ जाता है डिस्ट्रॉय होता है और आगे कुछ बंदा होता है जिससे बड़ा धमाका होता है, वो नहीं था। अब भारत का मिसाइल गया वहाँ पर, चाइना का डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। इंडिया का जो मिसाइल है वो 2-3 मिनट 4 मिनट घुमा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर और फिर वहाँ ज़मीन पर गिर गया और आसपास में कोई घर नहीं थे, कोई लोग नहीं थे जिनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। और फिर इंडिया ने कह दिया कि हमारी गलती थी, लेकिन कहा यह जाता है कि ये इंडिया की गलती नहीं थी। ये जो था ना, ये इंडिया ने टेस्ट किया है कि भाई पाकिस्तान किस लेवल का मतलब तैयार होकर बैठा है। लेकिन देखकर ये मिला है कि चाहे जितने भी सिस्टम लगा ले, चाइनीज सिस्टम ही होंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान का। यहाँ पर यही बात हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मोस नो डाउट क्रूज़ मिज़ाइल है जो कि भारत और रशिया एक जॉइंट ये है वेंचर और मिलके बना रहे हैं। और ये सुपरसोनिक क्रूज़ मिज़ाइल है और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान के पास अलबत्ता अभी ये इस किस्म का मिज़ाइल नहीं है। लेकिन डिटेरेंस ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ उनके पास है वो हमारे पास हो, जो हमारे पास है वो उनके पास हो। ये जो दिफाई मामलात हैं या जंगी मामलात हैं, इसमें पूरा सिर्फ देखा जाता है और उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाता है। अगर हमारे पास ब्रह्मोस नहीं है तो हमारे पास और दूसरे क्रूज़ मिज़ाइल मौजूद हैं, गो के सुपरसोनिक नहीं है बट स्टिल क्रूज़ मिज़ाइल हमारे पास भी हैं। लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि हमारे जो मामलात हैं भारत के साथ वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों। कश्मीर का मसला ख़ास तौर पे जो है तनाज़ा वो हल हो मुज़ाकरात के ज़रिए। लेकिन जंग बहरहाल एक ऑप्शन रहता है और जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह अपना दिफा करता है। कराची एक ऐसी जगह है जो कि हब है रॉ की एक्टिविटीज। गैर मुल्की जो एजेंसी है आप यहाँ की भारत की, उसका जो हब है वो कराची है। वो कहता है अजीत देवल के जिस पाकिस्तानी को चाहे हमारा ऐसा नेटवर्क का कत्ल कर सकते हैं। ये भी देखो, हाफिज सईद, बाद दानिश्वर कह रहे हैं कि हाफिज सईद टारगेट नहीं था और मैसेज तो हाफिज सईद को ही देना था ना। तो आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बिल्ड हो चुका है। एक शख्स डेविड पीटर पॉल पकड़ा गया है। ये मास्टरमाइंड है जौहर टाउन धमाके का, हाफिज सईद साहब के घर के बाहर हमले का, और इसके अहले खाना की जो डिटेल्स आई हैं वो चौंका देने वाली हैं। वो डिटेल्स जिससे साबित होता है कि इसका रॉ से ताल्लुक, इनका जो माजी है, अगर आप बीजीआईबी और बीजी रॉ का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो कोई खालिस्तान पे स्पेशलाइज करता है, कोई कश्मीरी रेजिस्टेंस को तबाह करने के लिए। तो ये सबवर्जन और सबोटाज में, ये जासूसी में, काउंटर इंटेलिजेंस में इनका बड़ा वसी तजुर्बा है। मिडल ईस्ट में दुबई पोस्टेड रहा है, वहां से मिडल ईस्ट ऑपरेशन कंट्रोल करते रहे ये। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान का अगर आपको कुछ पूरा करना है ना, तो आपको पहले कराची जाना चाहिए। कराची में आपको सब कुछ मिला जुला मिलेगा। अब कराची एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ा मल्टी कल्चर भी है और उसमें आपको छिपना भी आसान हो जाएगा। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इंडियन रॉ के कई सारे एजेंट कराची में भरे पड़े हैं और उसका आईएसआई भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब देखिए, पिछले दिनों मुझे जहाँ तक पता है ना, तब एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका मैं लीडर का नाम भूल रहा हूँ, वो भाई साहब अभी लंदन में है। उन्होंने कई सारे दंगे करवाए। अगर आप पाकिस्तानी होते ना तो आपको लगता, एज ए इंडियन आपको देख के अच्छा लगेगा कि भाई पाकिस्तान में झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप पाकिस्तानी होते ना तो आपको लगता कि भाई ये क्या लॉजिक है झगड़े करवाने का, क्या सिचुएशन है। तो कहने का मतलब ये है कि कराची जो है वो हब है। अगर आप कुछ करना चाहते हो पाकिस्तान के अंदर, आपके कुछ मतलब कॉन्टेक्स्ट निकल आते हैं ना, तब पाकिस्तान में आप रह सकते हो कराची के अंदर जितने साल रहना चाहो।
इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। एक शख्स डेविड पीटर पॉल पकड़ा गया है। ये मास्टरमाइंड है जौहर टाउन धमाके का, हाफिज सईद साहब के घर के बाहर हमले का, और इसके अहले खाना की जो डिटेल्स आई हैं वो चौंका देने वाली हैं। वो डिटेल्स जिससे साबित होता है कि इसका रॉ से ताल्लुक है, इसका भारतीय खुफिया एजेंसी से ताल्लुक है, इसको बाकायदा फंडिंग की गई, इसको पाकिस्तान से बाहर किस मुल्क में तरबियत दी गई, ये तमाम डिटेल्स आई हैं जो कि मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं नाज़रीन। तो अच्छा, भारतीय खुफिया एजेंसी जो है ना रॉ, उसको ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं, बद किरदार लोग, क्योंकि किरदार वाला आदमी जो है वो कभी भी अपने वतन को बेचने का नहीं सोचेगा। इस तरह के दलाल टाइप लोग जो होते हैं वो उनको चाहिए होते हैं, वो मिल गया। अच्छा, ये लोग क्या होते हैं? ये लोग सिर्फ पैसे के होते हैं, उनको कहीं से पैसा मिल जाए ये पैसे कबूल कर लेंगे। कराची एक ऐसी जगह है जो कि हब है रॉ की एक्टिविटीज का। गैर मुल्की जो एजेंसी है यहाँ की भारत की, उसका जो हब है वो कराची है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कराची में अब आप देखें, इससे पहले जो MQM लंदन या अल्ताफ हुसैन का पूरा नेटवर्क था, उसको कौन फंड करता था? उसको ये रॉ फंड करती थी। अल्ताफ हुसैन तो खुद अपने मुंह से मान चुका, बल्कि रॉ की मदद मांग चुका है, पाकिस्तानी फौज को बद्दुआएं दे चुका हुआ है। कराची वो जगह है जहां पे रॉ ने अपने कदम जमाए, वहां पे ये लोग मौजूद है। कराची से रिक्रूट करना इनके लिए बड़ा आसान है। अब आप देखें ना, आप इन्होंने हमला करना था लाहौर में, लाहौर से इनको बंदा नहीं मिला कोई। कराची में चूंकि इन्होंने अपने कदम जमाए हुए हैं, वहां से इनको बंदा मिल गया। इससे भी आसान काम क्या होता है, मैं आपको उनकी तरीका वारदात बता रहा हूं। वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं, अब देखें ना, भारतीय का, किसी भी भारतीय का पाकिस्तान आना, चाहे खुफिया तौर पर ही सही, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऐसे लोगों का दुबई, बहरीन, इन मुल्कों में तो बड़े खुलेआम आना जाना है, और वहां पे पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में है। तो भर्ती करना किसी पाकिस्तानी को किसी और मुल्क में रहते हुए ज्यादा आसान है। तो इस तरह के जो खुफिया एजेंसी है भारत की, जो दुश्मन खुफिया एजेंसी, ये ऐसे ममालिक का, और खास तौर पे अरब ममालिक का इस्तेमाल करती है बहुत ज्यादा। क्यों? वहां पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है। और वो कहता है अजीत देवल के, जिस पाकिस्तानी को चाहे हमारा ऐसा नेटवर्क का कत्ल कर सकते हैं। ये भी देखो, हाफिज सईद, बाद दानिश्वर कह रहे हैं कि हाफिज सईद टारगेट नहीं था, और मैसेज तो हाफिज सईद को ही देना था ना। ये तो उन्हें अंदाजा था ना। देखें ना, उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनके लोग हैं जो एलानिया उनके लिए काम करते हैं, जो कहते हैं जी जो हर कीमत पे भारत के साथ ताल्लुकात कायम करो, हर कीमत पे। इमरान खान साहब ने आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो मीसाक जमहूरियत था, उसकी 17वीं शिक ये थी, विदाउट एनी प्रेजुडिस अफगानिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात रखे जाएंगे, यानी जो मर्जी हमारे साथ वो सलूक करें। अच्छा, अब ये टेररिस्ट वहां से आ रहे हैं, और जाहिर है कि अमेरिका को मालूम है, हमें मालूम है, उन्हें मालूम नहीं है। वो कश्मीर और नेक्सलाइट्स की जो मूवमेंट है, इसके ऊपर उनकी बेसिक ट्रेनिंग ही ये हुई है कि इसको किस तरीके से खत्म करना है, किस तरह कश्मीरियों के ऊपर जो है वो जुल्म सितम करना है, किस तरह नेक्सलाइट्स को जो है वो खत्म कर देना है, और वो सारी इलाके को तबाह बर्बाद कर देना है। उनके डीजी रॉ जो आए, वो खालिस्तान के ऊपर जिस तरह उन्होंने काम किया, वो सारा आपने बताया। ये वही पैटर्न इख्तियार करेंगे जो इसराइल कर रहा है। देखिए, इसराइल के साथ इस वक्त बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने बिल्ड की हुई है। ये असलाह भी इसराइल से खरीद रहे हैं। इवन बालाकोट पे जो बम इन्होंने गिराए थे वो इसराइली बम थे, आपको याद होगा। और मजीद ये सारा जो जासूसी और सर्वेलेंस का जितना निजाम है, जो ड्रोन इनके पास है, वो सब इसराइल से आ रहे हैं। इनका जो माजी है, अगर आप BGIB और DG रॉ का अगर आप बैकग्राउंड देखें, तो कोई खालिस्तान पे स्पेशलाइज करता है, कोई कश्मीरी रेजिस्टेंस को तबाह करने के लिए उन पर काम करता रहा है, कोई नेक्सलाइट्स पे काम करता रहा। ये एक में से एक आदमी था, वो लंदन में पोस्टेड था, और वहां पे इसने जितनी भी पंजाबी मूवमेंट थी, जिनमें ज्यादातर सिख थे, उनमें इन्होंने हिंदुओं को दाखिल करके पूरी मूवमेंट्स को हाईजैक कर लिया। तो ये सबवर्जन और सैबोटाज में, ये जासूसी में, काउंटर इंटेलिजेंस में इनका बड़ा वसी तजुर्बा है। मिडल ईस्ट में दुबई पोस्टेड रहा है, वहां से मिडल ईस्ट ऑपरेशन कंट्रोल करते रहे ये दोनों अफराद। तो अब जो कुछ ये आ रहे हैं, तो अपने साथ जो तजुर्बा लेकर आएंगे, ये सारा इस्तेमाल करेंगे BLA के, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बिल्ड करने के लिए, TTP को बिल्ड करने के लिए, MQM के एलिमेंट जो अल्ताफ हुसैन के लॉयलिस्ट अभी भी कराची में हैं, उनको इस्तेमाल करके रियासत पाकिस्तान को अंदर से तबाह करने के लिए। तो एक हम इनके आने से, और जिस तरह पावर BJP को मिली है इंडिया में, जिस तरह वो अपोजिशन को क्रश कर रहा है, जिस तरह एक फैशिस्ट स्टेट बिल्ड हो रही है, और जिस तरह ये असलाह खरीद रहा है पूरी दुनिया, अगर आप सिर्फ इन चीजों को मैप करें, एक पैटर्न बिल्ड करें, तो आपको नजर आ रहा है
कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बिल्ड हो चुका है और आने वाले वक्तों में हम चाहें या ना चाहें, हम जितना मर्जी अमन की बात कर लें, इंडिया के साथ एक बराह रास्त तसादुम हमारा नागुज़ीर है। उनका ये चूंकि सारा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जिस तरह इस्राएली रियासत का है। वो वक्त आ गया है, यानी दुश्मन जो चाहता था वहां तक पाकिस्तान पहुंच गया है। अब सिर्फ एक चिंगारी लगने की देर है। फौज को और पब्लिक को लड़ाने की, इनको आमने सामने लाने की एक बहुत पुरानी गेम है जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की है, जिसको हर हाल में वो पूरा करना चाहते हैं। वो ये है कि फौज और पाकिस्तान की पब्लिक किसी दिन आमने सामने आ जाए। इंडिया में बैठे हुए चंद लोग, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम जारी की हुई है। तमाम तर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है। 10 साल से खास तौर पर बहुत ही स्मार्टली एक काम किया। दुनिया में ये शोर मचाना शुरू किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। अब ये स्मार्टली उन्होंने किया। जो पाकिस्तान के दुश्मन चल रहे हैं, उन्होंने मुल्कों के नाम भी लिए मेरे सामने। अमेरिका का उन्होंने जिक्र किया, 2-3 और मुल्कों का उन्होंने जिक्र किया, इंडिया का भी उन्होंने जिक्र किया। इंडिया अपना पॉइंट स्कोर करने में कभी भी जो है वो किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाता। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अब मतलब मान लीजिए कि थोड़ी ही देरी है कि पाकिस्तान की आर्मी वर्सेस पाकिस्तान की जनता कभी भी हो सकता है। देखिए, अब लोगों का उतना लेना देना नहीं होता है आर्मी के साथ, पॉलिटिक्स के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ। अगर मैं यहाँ पर अगर लगा रहा हूँ, अगर उनको ठीक ठाक जॉब मिलती रहे, उनको ठीक ठाक पैसा मिलता रहे और उनका जो जीवन है वो ठीक तरीके से व्यतीत होता रहे। लेकिन मान लीजिए कि बेरोज़गारी, महंगाई, ये सब कुछ चरम पर हो, पेट्रोल डीजल के भाव बहुत ज़्यादा हो चुके हो, डॉलर के सामने पाकिस्तानी रुपया बहुत गिर रहा हो और लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो कम होती जा रही हो। पहले उनकी 1000 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिलती होगी, लेकिन आज वही 1000 रुपये में बहुत कम चीज़ें मिलना शुरू हो जाए ना, फिर लोग बोर हो जाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं उसके बाद, और फिर इरिटेट होते हैं, और फिर उनको एक बस मौका चाहिए होता है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। और कभी भी ये फ्रस्ट्रेशन निकल सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। फौज को और पब्लिक को लड़ाने की, इनको आमने सामने लाने की एक बहुत पुरानी गेम है जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की है, जिसको हर हाल में वो पूरा करना चाहते हैं। वो ये है कि फौज और पाकिस्तान की पब्लिक किसी दिन आमने सामने आ जाए। जो पाकिस्तान के दुश्मन चल रहे हैं, उन्होंने मुल्कों के नाम भी लिए मेरे सामने। अमेरिका का उन्होंने जिक्र किया, 2-3 और मुल्कों का उन्होंने जिक्र किया, इंडिया का भी उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने सहाफ़ियों के नाम बताया कि ये सहाफ़ियों को भी इस्तेमाल किया गया। हामिद मीर का तो उन्होंने साफ नाम लिया, मुझे कहा उन्होंने हामिद मीर के बारे में कि इस आदमी को भी टास्क दिया गया था कि बलूचिस्तान की फलां चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट करो, पब्लिक को और फौज को लड़ाओ आपस में कुछ भी करके, और ये करता था। और ये बाकायदा रिपोर्टें मौजूद थी पाकिस्तान के इदारों के पास। वो वक्त आ गया है, यानी दुश्मन जो चाहता था वहां तक पाकिस्तान पहुंच गया है। अब सिर्फ एक चिंगारी लगने की देर है। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज से एक शिकवा है और फ़ौज के ख़िलाफ़ बदतरीन ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर बने हैं, जिसमें वो हल्के बहुत खुश हैं जो इस साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते थे। इंडिया में बैठे हुए चंद लोग, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम जारी की हुई है। तमाम तर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है और वो पता ये चला कि वो फेक सब कुछ चल रहा था। दैट वाज कॉन्स्पिरेसी और रिजल्ट ये था कि आपके सामने पाकिस्तान एक टेरर स्टेट के तौर पे सारी दुनिया वही बात कर रही थी, अमेरिका वही बात कर रहा था। अभी लेटेस्ट जो हुआ है 2+2 भारत का अमेरिका का, वहां पर उसने फिर पाकिस्तान को वही ताना दिया है। तो दैट इज दोज आर द कॉन्स्पिरेसी इंटरवेंशन। जब आपके हालात मुल्क के अंदर कोई चीज ऐसी हो, जब हालात एक दिगर पे चल रहे हो, अभी आप रमनार उसका तस्करा कर रहे थे, तो एक दिगर पे चल रहा था हालात, तो सडनली उसके अंदर आप देखिए वेस्टा को आग लगी, उसके बाद क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। वो हालात को अपने तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये वो चीजें हैं जो इंटरवेंशनिस्ट करते हैं और होती रही है पाकिस्तान से पहले। आप बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, नंबर 1।
पाकिस्तान के जो मुहतरम इदारे हैं, चाहे वो आपकी अदलिया है, चाहे अफवाज है, वो अंडर अटैक हैं। इंडिया ने, आपको मालूम है कि गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से ख़ास तौर पर बहुत ही स्मार्टली एक काम किया। पूरी दुनिया में ये शोर मचाना शुरू किया पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। अब ये स्मार्टली उन्होंने किया क्यों, और मैं क्यों कह रहा हूँ स्मार्टली, क्योंकि जो भी दुनिया में फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, जो आज़ादी की जिद्दोजहद है, वो कानूनन जुर्म नहीं है, और उसके लिए मुख्तलिफ मीन्स को अडॉप्ट करना, जो आदिवासी हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं किसी एक खित्ते के, वो अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर सकते हैं, उसकी अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन में गुंजाइश है। लेकिन अगर इंडिया अब ये साबित कर दे कि नहीं, ये फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, ये दहशतगर्दी है, और यही काम इंडिया अपना पॉइंट स्कोर करने में कभी भी जो है वो किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाता। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जिस हालत में है वो आपके सामने है, और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, गंदम की जो पैदावार है बड़ी कम हो रही है, फ्यूल शॉर्टेजेस ऑलरेडी, अगर लोग लड़ना शुरू कर दें आपस में, तो ये जो सूरत हाल है ये अचानक नहीं बन गई। अच्छा, तो यानी आपका ख्याल ये है कि ये सारा वेल प्लान्ड है, मतलब ये आपका कंसिडर्ड ओपिनियन, ये आपने बड़ा, यानी आप इस पे बिल्कुल, यानी आप यानी बिल्कुल तय कर चुके हैं, और बिल्कुल आपका एक ओपिनियन है कि ये जो भी कुछ है ये बाहर से खेल खेला गया है, ये समझो। कह रहे हैं कि बाहर से इंटरवेंशन हुई है, लेकिन अब हल क्या है इसका? देखिए, हल इसका ये है, मेरे नजदीक इस वक्त जिस तरीके से हम आपस में दस्तो गिरेबान हैं, और जो आगे होने जा रहा है, इमरान खान साहब जिस तरीके से पीटीआई को लेके चल रहे हैं, और जो हुकूमत में लोग बैठे हुए जो दावे कर रहे हैं कि हम पीटीआई को ये कर देंगे, पीटीआई को वो कर देंगे, इस टकराव का नतीजा क्या होगा आगे डॉक्टर साहब? जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका नतीजा क्या होगा डॉक्टर साहब? जिस तरीके से अफवाज के अंदर अपनी सीनियर लीडरशिप और रैंक एंड फाइल के दरमियान जो तफरका पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका नतीजा क्या होगा डॉक्टर साहब? वक्त है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, और इसमें आला तरीन अदलिया के जो हमारे मौजूद जज साहबान हैं, आपके सर साहब इस पर मौजूद हैं, आपकी सियासी पार्टियों के ज़ुमा इस पर मौजूद हैं, पीटीआई अगरचे हुकूमत से निकल चुकी है लेकिन मौजूद है, इमरान खान साहब की सूरत में एक बहुत बड़ा बयानिया लेकर सामने आई है आपकी, इन सब को मिलकर बैठ के अपना सर जोड़ना होगा, वरना डॉक्टर साहब इस सब हंगामे में शायद पहले कोई निशाना बने या कोई निशाना बाद में बने, निशाना सब बनेंगे, और बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त जद पर है, और पाकिस्तान दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर हो रहा है। कि दो मुल्क श्रीलंका से आउट हो गए, एक वहां से पाकिस्तान आउट हो गया और दूसरा वहां से चीन आउट हो गया। इंडिया ने, चाइना ने वहां $500 बिलियन दिए, इंडिया ने वहां $1 बिलियन दिया है, और वहां वो खास तौर पे स्टेबल हो गए। अब इसका मतलब जो है, आज जो वहां प्राइम मिनिस्टर आया है वो प्रो इंडिया आया है। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को वो लाए हैं वो इंडिया खुद लेके आए। अभी आप भारत की बात कर रहे थे, भारत इस वक्त जो कोल्ड वॉर चल रही है इस रीजन के अंदर, उसकी अमेरिकन प्रॉक्सी है, ठीक, और अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं सो हैं, लेकिन अमेरिका की प्रॉक्सी भारत जो है वो चाइना के खिलाफ है और रूस के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे वजीर आजम, जिसको सारे लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन कम से कम जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, लोगों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ जो दोस्ताना रवैये हैं, फखर उसको तो देखा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब इस वीडियो में अंदर डिस्कस हो रहा है श्रीलंका के बारे में कि भाई चाइना को कैसे यहाँ पर हटाया गया बाय इंडिया। हम सबको पता है कि हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो हजम कर चुका है चाइना 99 ईयर्स के लिए। हालांकि कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा जिससे उसके चंगल से छुड़वाया जाए, लेकिन ठीक है, वो कभी और दिन बात करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर श्रीलंका की सिचुएशन खराब हुई, चाइना ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई देखिए, हमारी तरफ से हमने कुछ नहीं किया है और हम इस लेवल की मदद नहीं कर पाएंगे आपकी। लेकिन इंडिया तुरंत गया, 3 से 4 बिलियन डॉलर की मदद की है इंडिया ने। बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर आप 80 रुपये प्रति डॉलर भी काउंट करो ना, जो भी 82-83 चल रहा है, तो फिर भी हो जाएगा 32,000 करोड़ के आसपास। उसमें इंडिया में अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। लेकिन क्या करें, अगर इंडिया को बड़ा बनना है तो इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा, और इस टाइप की मदद करनी भी पड़ सकती है, और भी किसी को भी करनी पड़ सकती है।
तो क्या हुआ कि इंडिया ने मदद की, चाइना का वहाँ प्रेजेंस निकल चुका, ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि सबको पता था कि चाइना किसी काम का है नहीं। और दूसरा, चाइना के पीछे पीछे पाकिस्तान का भी वहाँ से नामो निशान मिट गया। लेकिन देखिए, पाकिस्तान हमेशा ट्राई करता है श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छे रहे, लेकिन ये दोनों आउट हो चुके हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अब कहाँ खड़े हैं? रखिए, आप पार्टीजन तो है नहीं, आपका एक ट्रेंड हो सकता है, माइंड हो सकता है, इस तरफ हो सकता है, उस तरफ हो सकता है, लेकिन जहाँ हम अब खड़े हैं यहाँ, ये तो क्या करें? एक आम शहरी के तौर पर मुझे आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने बहुत तफसील से लिखना शुरू किया था कि 2 मुल्क ऐसे हैं कि जिनके अंदर डिस्टेबिलिटी आएगी। एक यूक्रेन है और दूसरा पाकिस्तान है, और दोनों की बुनियादी वजह यह है कि 2019 दिसंबर में जब कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पेंटागन पॉलिसी आई है और 4 जो मुल्कों का ग्रुप बना क्वाड, तो उसमें इंडिया को जब लद्दाख में टेस्ट किया गया तो इंडिया नाकाम हो गया। तो उनको अंदाजा हो गया कि अब हम सेकंड प्लान पर काम करें। इस सेकंड प्लान में न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि श्रीलंका में भी ये बात शुरू होगी कि हम भी उस लाइन के अंदर हैं। और आज से 2-2.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो चाहते ये हैं कि श्रीलंका का जो एडम्स ब्रिज है वो इंडिया का ब्रिज इकट्ठा किया जाए, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हबन तोता की जो बंदरगाह चीन को दी गई थी वो वापस ले ली जाए। और ये सारा प्लान का था, जिसके अंदर उन्होंने वहां कर लिया कामयाबी से। और आज जो वहां प्राइम मिनिस्टर आया है वो प्रो इंडिया आया है। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने लाए हैं वो इंडिया खुद लेके आया है, क्योंकि इंडिया ने, चाइना ने वहां $500 बिलियन दिए, इंडिया ने वहां $1 बिलियन दिया है, और वहां वो खास तौर पे स्टेबल हो गए। अब इसका मतलब यह है कि 2 मुल्क श्रीलंका से आउट हो गए, एक वहां से पाकिस्तान आउट हो गया और दूसरा वहां से चीन आउट हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह थी कि वहां पर यूक्रेन के अंदर 2014 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो रूस ने फौरन क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था ताकि कुछ ना कुछ रास्ता तो हमें मिले, लेकिन उसके बावजूद उसके खौफ मुसल्लत किया गया कि यहाँ पर यूक्रेन के अंदर हम नेटो में शामिल करेंगे और यहाँ न्यूक्लियर वॉरहेड लगाएंगे, और अब वहां रूस आ गया है और वो मामला भी खत्म। तो अब हम उस चुंगल में फंसे। अभी आप भारत की बात कर रहे थे। भारत इस वक्त जो कोल्ड वॉर चल रही है इस रीजन के अंदर, उसकी अमेरिकन प्रॉक्सी है, ठीक, और अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं सो हैं, लेकिन अमेरिका की प्रॉक्सी भारत जो है वो चाइना के खिलाफ है और रूस के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे वजीर आजम, जिसको सारे लोग बुरा भला कहते हैं, ऊपर हमें उनको बुरा भला जरूर कहना चाहिए, लेकिन कम से कम जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी मेजर्स हैं और उनके लोगों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ जो दोस्ताना रवैये हैं, फखर उसको तो देखा जाना चाहिए ना। कम से कम उसके तो हम, वो कोई नारे तो नहीं मारता कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं, मैं रूस के हक में हूं, मैं चीन के। मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब ने उस दिन एबटाबाद जलसे में कहा कि जी नरेंद्र मोदी जी को ने कभी हमारे फौज के खिलाफ कोई ऐसी बात की, न इमरान खान का कभी नाम लिया और ना कोई और। वो अपनी पॉलिसी लेके और वो उसको आगे लेके जा रहे हैं। सर, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, सर अरब दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात किस लेवल पे हैं? बहुत। और देखें, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये देखें, ये कह रहे हैं ना कि उसमें मोदी ने, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कभी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ उस तरह से बात भी नहीं। भाई, ये आप इस वक्त तो मरने के बिल्कुल करीब हैं। आप यूं समझ लें कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है इस वक्त वो 86% पे है, और आप वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और वेंटिलेटर से आप आई डोंट नो कैसे आप सरवाइव करेंगे। एक ये सब बड़ी सूरत हाल। और दूसरी तरफ हमारे जो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब है, उन्होंने कहा है कि मई में, इस महीने में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, 120 अरब रुपए हमें डॉलर इसमें पेट्रोल में सब्सिडी देनी पड़ेगी। अब ये अगर सिर्फ एक चीज की बात है, हम सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और आवाम को सस्ता पेट्रोल या एक रीजनेबल उसके ऊपर फराहम करने के लिए अगर 120 अरब रुपए एक महीने में खर्च करेंगे तो अगले महीनों में क्या सूरत हाल होगी। एक बात, फिक्की जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके अल्फाज और उसके जो कंटेंट हैं वो इतने खौफनाक हैं कि शायद मेरी हमीयत उनको दोहराने का जो है वो नहीं इजाज़त देती। वो बनिया जो है वो आपको हर लिहाज से खा जाना चाहता है, लेकिन ये तो डायरेक्ट आपकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने
ये इकदामात किए हैं। बराबरी तो हमको हम कर नहीं सकते, 10 गुना बड़ा मुल्क है, 10 गुना बड़ी आबादी है, टेक्नोलॉजी वाइज मतलब कि दौलत वाइज, बिलियनियर्स वाइज वो हमसे सबसे आगे हैं। कश्मीर का इशू तो अब ख़त्म हो चुका है, तो उस पर बहस नहीं करते हम। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान में ज़ैद हामिद जैसे लोग हमेशा डराते रहते हैं पाकिस्तान को, और फिर उसका सॉल्यूशन वही निकालते हैं कि भाई हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, छोटी मोटी वॉर करती रहनी पड़ेगी, सब कुछ करते रहना पड़ेगा। पिछले दिनों तो हामिद ने ये भी कहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार पड़े हैं और सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज़ हमेशा की परचेस करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो 100-200 बिलियन में बेच भी सकते हो, पाकिस्तान अमीर बन जाएगा। लेकिन कई सारे पाकिस्तान के अंदर और भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई कश्मीर भूल जाओ आप, इतना बड़ा मुल्क है, मतलब कि इंडिया कंपेयर टू पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उसके यहाँ बिलियनर्स इतने बड़े हैं, ज्ञानी लोग बहुत ज़्यादा है, और वो बनिया शब्द जब ये यूज़ करते हैं ना, तब आप समझ जाना कि भाई उनको बहुत बुरा लगा है ना, तब जाकर ये शब्द यूज़ करते हैं। तो उनके कहने का मतलब ये है कि भाई भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला, खुद का बचा लो। अब ये शब्द उन्होंने बोले नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आ जाता है कि भाई जितना है कश्मीर उतना बचा लो, अदरवाइज आने वाले दिनों में वो भी छीनने वाला है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। वक्त पाकिस्तान के मुज़ाकरात भारत के साथ जारी हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत की बहाली है। इन मुज़ाकरात में हमारी तरफ से जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके अस्करी हुकाम मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से अजीत डोवल साहब हैं। एक फ़िक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसके अल्फाज और उसके जो कंटेंट हैं वो इतने खौफनाक हैं कि शायद मेरी हमीयत उनको दोहराने का जो है वो नहीं इजाज़त देती। लेकिन एक फ़िक्रा कि पाकिस्तान को स्ट्रेटजिकली आइसोलेट किया जाए और पाकिस्तान को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइडिंग कंट्री बनाया जाए जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करे, ये उसके अंदर टारगेट सेट किए गए हुए थे। इस वक्त इंडिया ने जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है उन्होंने हर तरह की कोशिश की है पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने की। एक तरफ आपके ऊपर FATF का फंदा डाला हुआ है। ओ भाई, ये जो आपने FATF का चक्कर चलाया हुआ है, पहले तो ये खत्म करें ना। कश्मीर वगैरह चलें, वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो और चीज है, लेकिन ये तो डायरेक्ट आपकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने ये इकदामात किए हैं। और फिर इसके अलावा आप जानते हैं आपके क्रिकेटर्स को उन्होंने निकाल दिया अपने लीग में से, आपके एक्टर्स को निकाल दिया बॉलीवुड से, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर ड्यूटीज नहीं उन्होंने माफ की या हटाई या जो भी था। मतलब कहने का है भाई, किस हद तक आप उनके साथ नॉर्मलाइजेशन, किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं। आप ये चीज अपने ज़हन में डालें, यू आर अ न्यूक्लियर पावर, एक बड़ी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करें और खुददारी से काम करें। और मुल्क इस तरह नहीं बनते। इंडिया के साथ आपका बड़ा सीरियस मामला है, ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, उधर से जी वो इंडिया को तो चाहिए कि यार, एक तो आपने जैसे खुद कह दिया रजी साहब कि वो तो आपको बनाना चाहते हैं ट्रेडर या एक वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर, और उसके अलावा दे वांट एक्सेस टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज। उनका ये बहुत बड़ा एक है ना गोल कि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, उधर से आपको ऊपर से पिंसर मूवमेंट उन्होंने डाली हुई है। तो अफगानिस्तान में जो उन्होंने गन फैलाया है हमारे खिलाफ, FATF में जो किया हुआ है, तो सर ये जो है ये हम तकरीबन कोई 70 साल से ही देखते आ रहे हैं। इस हवाले से हम आगे चलते हैं और फिर रिवर्स लग जाता है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे तो ये सामने नज़र आ रहा है कि ये तल्लुकात जो है ये नॉर्मलाइज होने जा रहे हैं, और नॉर्मलाइज भी वो करने जा रहे हैं जो हर एक पे एतराज़ किया करते थे कि भारत दुश्मन है और किसी ने कुछ नहीं करना। अब वो खुद ही तल्लुकात नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। ऐसी सूरत में ट्रेड भी खुलेगी। सर हम तो आप तो उस चैम्बर के सदर रहे हैं जो तोप के मुंह पे बैठा हुआ है। लाहौर में सबसे पहले उस प्रोडक्ट ने लैंड करना है सर आगे जाने के लिए। तो क्या है जी हमारे पास स्ट्रेंथ? बहुत कोशिशें की गई, मगर उसूली तौर पे ये जो फॉरेन पॉलिसी है ना जी, जिसको आपने शुरू में अपने इब्तदाइयन में कहा कि खुफिया अदारे, अब वो भी इतने खुफिया नहीं रहे हैं। ये बात जाहिर हो गई है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से तल्लुकात बेहतर बनाए जाएं। तो उस लिहाज से
अगर हम सियासत से थोड़ा सा बालातर भी हो जाएंगे, हो नहीं सकते, क्योंकि हमने वो कश्मीर का सौदा इतना बेच दिया है पाकिस्तान में कि अब वो एक बहुत बड़ा बयानिया बन गया हुआ है। और अगर हम उसको और उस पर अगर हम यू टर्न लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि हमारी आवाम उसको इतनी जल्दी हजम कर सकेगी। और फिर तो हमारा सारा जो एक टू थेरी नेशन भी था और कश्मीर के ऊपर हमारा क्लेम था, वो सारा मतलब के डगमगा जाता है। तो एक तो वो सिचुएशन है कि हम उसको कैसे डील करेंगे। और चूंकि अभी उन्होंने वो जो कश्मीर पे कब्जा भी किया और वो 35A का जिक्र कर रहे हैं कि जी उस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। चलिए इसको अगर हम एक तरफ वक्ती तौर पे रख भी दें, मैं अपने ज़ाती तजर्बे से ये बता रहा हूँ कि इंडियंस आर नॉट सिंसियर विद यू इवन इन डूइंग ट्रेड। वो बनिया जो है वो आपको हर लिहाज से खा जाना चाहता है, आपसे फायदा लेना चाहता है और आपको वो ट्रेड के मामले में भी समझता है कि मुसलमान जो हैं वो इतने तेज नहीं है और वो बहुत जबरदस्त तेज हैं। उस तरीके की बराबरी चाहिए कि जो सादी बराबरी हो, सियासी बराबरी तो हम कर नहीं सकते। 10 गुना बड़ा मुल्क है, 10 गुना बड़ी आबादी है, टेक्नोलॉजी वाइज मतलब कि दौलत वाइज, बिलियनियर्स वाइज वो हमसे सबसे आगे हैं। हाँ, बराबरी अगर आपने करनी है तो ट्रेड में इस तरीके से करें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका बराबर हो, कि जो आप उनको दे रहे हैं और जो उनसे ले रहे हैं वो उसकी बराबरी हो। और अगर वो बराबरी आप नहीं कर सकते, जैसे आपने भी कहा कि हमारे पास बेचने को है क्या, तो पहले अपना जो बास्केट है वो तो देखे ना कि उसमें क्या कुछ पड़ा है कि जो आप इंडिया को दे सकते हैं। अब जो इस वक्त दौर गुजर रहा है, अब भी अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ, अब भी अपनी कॉटन ना बनाई, अपनी गंदम ना उगाई, अपनी टेक्नोलॉजी ना इम्प्रूव की, अपनी इनोवेशन ना की, क्रिएटिविटी ना दिखाई, तो पहले से ही हम वैसे गुलाम थे, अब हम इक़्तिसादी तौर पे गुलाम हो जाएंगे। कश्मीर का इशू तो खत्म हो चुका है, तो उस पर बहस नहीं करते हम। के पास कुछ भी नहीं है, उसकी वजह फ्लेवर है। 130 मील मिसाइल अंदर आया, इनका सिस्टम सारे फेल हुए। सबसे पहले तो बात ये है। और मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मैंने आर्टिकल पढ़े इधर उधर से कि इस वक्त ताइवान को भारत यही मिसाइल ताइवान को बेचना चाहता है। और यही मिसाइल जो है ये समझे उसकी एक एक्सरसाइज थी। पहले मैं इसको ह्यूमन एरर समझता रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो मेरे ख्याल में इट वाज लाइक अ पावर शो टू शो कि हाउ सुपीरियर आवर मिसाइल सिस्टम इज। तो उसमें दे आर वेरी सक्सेसफुल। और मेरे ख्याल में इट वाज इंटेंशनली डन, इट वाज एन एक्सरसाइज। लेकिन आपका सिस्टम फेल्योर हुआ है, आपके रडार ने उसको पिक किया, लेकिन आपकी जो चाइनीज सिस्टम आपका जो आपने खरीदा हुआ है अगेंस्ट दिस मिसाइल। लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा भारत का दूसरा मिसाइल नहीं है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सके। भारत ने इसके कुछ 6-7 फेंके हैं तो ये 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगा। इतना तेज, 1 सेकंड के अंदर लगभग 8 किलोमीटर का फासला तय करता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, बहुत तेज रफ्तार है इसकी। तो ये इसको रोकने के लिए आपको इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम ये चेक करना चाहता है कि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है कितनी है, कि अगर मिसाइल फायर करेंगे तो पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है, डिटेक्ट कर पाता है या नहीं पाता। देखिए, एक जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहां पे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वहां पर लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान उसको ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा था, डिटेक्ट कर लिया था, और अचानक से उसने जो अपना ट्रैक है या फ्लाइट पाथ है वो बदला और पाकिस्तान की तरफ आया और पाकिस्तान में आके गिरा। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया का एक मिसाइल पाकिस्तान में घुस गया। और घुस तो गया, लेकिन 3-4-5 मिनट वो घूमता भी रहा। 100-150 किलोमीटर उसने वहाँ पर चक्कर भी लगाए। एक भी पाकिस्तानी सिस्टम ने उसको डिटेक्ट नहीं किया। और पाकिस्तान के पास जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो चाइना वाला है, उसने डिटेक्ट नहीं किया। और फिर अंत में वो जो मिसाइल था ना, वो ज़मीन पर गिर गया। आसपास ना ही कोई रिहायशी इलाका था, ना ही कोई घर बार था, ना ही कोई लोग थे। लेकिन जहाँ दूर थे ना, वहाँ पर भी उनको पता चला कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, कि भाई एक मिसाइल आया है और यहाँ पर गिरा है। मतलब बाद में जब तहकीकात की गई तब उनको पता चला। अब ज़रा सोचिए कि इंडिया ने एक साथ पूरे पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत है उतने ब्रह्मोस अगर छोड़ दिए तो क्या पाकिस्तान के पास रिवर्ट बैक करने का ऑप्शन बचेगा? मुझे नहीं लगता बचेगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई हमने कुछ नहीं करा और इंडिया की मिसाइल आई,
ड्रॉप हो गए और इंडिया ने ये भी कहा कि गलती से आ गया है, लेकिन सबको पता है कोई गलती से नहीं आया। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वो करेंगे, अभी तक तो उन्होंने की नहीं, तो करेंगे इसमें। मिसाइल के बारे में मैंने जो खासकर जो मैंने पढ़ा है, मिसाइल के बारे में इनके पास कुछ भी नहीं है, उसकी वजह फ्लेवर है। 130 मील मिसाइल अंदर आया, इनका सिस्टम सारे फेल हुए, सबसे पहले तो बात ये है। और मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मैंने आर्टिकल पढ़े इधर उधर से कि इस वक्त ताइवान को भारत यही मिसाइल ताइवान को बेचना चाहता है, और यही मिसाइल जो है ये समझे उसकी एक एक्सरसाइज थी। पहले मैं इसको ह्यूमन एरर समझता रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो मेरे ख्याल में इट वाज लाइक अ पावर शो टू शो कि हाउ सुपीरियर आवर मिसाइल सिस्टम इज। तो उसमें दे आर वेरी सक्सेसफुल, और मेरे ख्याल में इट वाज इंटेंशनली डन, इट वाज एन एक्सरसाइज। लेकिन आपका सिस्टम फेल्योर हुआ है, आपके रडार ने उसको पिक किया, लेकिन आपकी जो चाइनीज सिस्टम आपका जो आपने खरीदा हुआ है अगेंस्ट दिस मिसाइल सिस्टम, इट फेल्ड कर लेते हैं। क्योंकि ये तो खैर हम ये भी समझते हैं कि चलें इसी वजह से शायद ज्यादा जो है वो वरना हम तो इनका जवाब पत्थर से देने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन तो खान साहब की आखिरी स्पीच जो है वो और देखें। मैं तो खैर शुरू से ये कहता हूं कि आपका इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि आपके हालात बेहतर हो जाएंगे अगर आप इंडिया से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि आप तो बांग्लादेश के साथ भी कंपेयर नहीं हो सकते जो 1973 में आजाद हुआ। आप तो उनके साथ भी कंपैरिजन करने की पोजीशन में है, तो आप भारत के साथ कंपेयर करते हैं जो साइज में बहुत बड़ा है, जिनके अंदर जमहूरियत की एक पूरी एक्सरसाइज होती है, जो सही एक्सरसाइज होती है, हाइब्रिड सिस्टम नहीं है वहां पे। पंजाब उसकी आज जिंदा मिसाल है। ये चेक करना चाहता है कि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है कितनी है, कि अगर मिसाइल फायर करेंगे तो पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है, डिटेक्ट कर पाता है या नहीं पाता। देखिए, एक जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहां पे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वहां पर लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान उसको ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा था, डिटेक्ट कर लिया था, और अचानक से उसने जो अपना ट्रैक है या फ्लाइट पाथ है वो बदला और पाकिस्तान की तरफ आया और पाकिस्तान में आके गिरा। अब बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर ये मिसाइल भारत की तरफ से आया था, 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की सरहद में आया, मियां चन्नू में आके गिरा, तो पाकिस्तान ने उसको क्यों मार नहीं गिराया। अब मेरी इस हवाले से जो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं जो मिसाइल प्रोग्राम को और ये सारे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनको देखते हैं, तो वो कहते हैं ये तो अनथिंकेबल है। इवन अगर आपको पता भी हो तो आप इस तरह के मिसाइल को, इवन अगर हमारे पास तो वैसे भी वो डिफेंस शील्ड है ही नहीं, अगर आपके पास हो भी तो जो टाइम था, देखें 124 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है इस मिसाइल ने पाकिस्तान की हदूद में जब ये दाखिल हुआ तो 3 मिनट और 44 सेकंड लगे। खान साहब कह रहे थे कि मैं इंडिया की तरह एक न्यूट्रल पॉलिसी जो है वो बना रहा हूं तो सब मेरे खिलाफ हो गए। उसके खिलाफ मैं ये कहूंगा, उसमें आलिया इनके अपने एक एडवाइजर साहब ने, मोहित यूसुफ साहब ने फरमाया था कि इंडिपेंडेंट पॉलिसियां बनती हैं जब आपकी मुआशी तौर पर आप स्ट्रांग हो। अगर आपकी इंडिपेंडेंट मुआशी पॉलिसी होगी तो तब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट होगी। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस होगी तो आप कभी भी आपकी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आपको जहां से डॉलर आएंगे आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, उनका इन्फ्लुएंस और कंडीशन साथ आएंगी पैसों की। और अभी तक आप कहां भी जाते हैं पैसे मांगते फिर रहे हैं। आपने IMF, तो आप हर किस चीज का कंपैरिजन। डॉक्टर जयशंकर इज अ प्रोफेशनल, इज अ स्टेट्समैन, इज अ प्रोफेशनल डिप्लोमेट। हमारे जो मौसूफ हैं वो मुल्तान की, वो जिले की सियासत चाहते हैं, वो उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और सबसे बड़ी मिसाल आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दे दी कि देखें OIC का इजलास हो रहा है और उसका एक की प्लेयर जो है UAE, वो कश्मीर बैठा है, क्योंकि इन्होंने कश्मीर पे बात करनी होगी। वो वहां पे अपॉर्चुनिटीज, वो कश्मीर का अजीब सी बात है, वो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तैयारी है, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे कर रहे हैं। मौका नहीं है कि इतना क्विकली पहले तो डिटेक्ट करें और फिर उसके बाद वो रिएक्ट करें। तो ये तो वो कहते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आप इसको मार गिरा सकते थे या इसको स्ट्राइक डाउन कर सकते थे। ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो आपका एडवर्सरी है, वहां पे आके गिरता है, कोई और उसको मिस इंटरप्रेट करता तो उसका क्या हाल होता है। तसव्वुर करें कि अगर ये वाला काम, लेट्स से कि अमेरिका का कोई मिसाइल गलती से आके रूस में गिर जाए या रूस का मिसाइल कोई गलती से आके अमेरिका में गिर जाए तो क्या रद्द अमल होता। तो ग्रेटर मिडल ईस्ट का जो मंसूबा है जिसमें इसराइल थानेदार हो, जैसे इंडिया इस इलाके का थानेदार, इंडियंस में भी कर्नाटका में एक जगह पे एक पूरा एटमी शहर बसा रहे हैं।
हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, अमेरिका को कोई एतराज नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं। एतराज है पाकिस्तान पे है कि ईरान पे पाबंदियां लगती हैं, ईरान 12 साल तेल बेचता है इंडिया को सस्ता और इंडिया को कोई कुछ नहीं कहता। नमस्कार दोस्तों, अब इजराइल और इंडिया से इतना ऑब्सेशन है पाकिस्तान को। अब देखिए, पैलेस्टाइन का कोई डायरेक्टली लेना देना है नहीं पाकिस्तान के साथ, लेकिन जब चाहे तब वो पैलेस्टाइन करता रहता है। अब पाकिस्तान के एक डिक्टेटर ने तो 20-25 हज़ार पैलेस्टीनियों को मरवा दिया था, लेकिन वो ज़ियाउल हक की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन कोई भी यहाँ पर उसका नाम नहीं लेना चाहता। चलो ठीक है, नहीं लेंगे, लेकिन जो बात ये कर रहे हैं ना कि भाई जो एक ऑब्सेशन है इंडिया और इजराइल के प्रति, और वो कहते हैं कि भाई अमेरिका चाहता है कि भाई जो मिडल ईस्ट का जो थानेदार है ना वो इजराइल बन जाए, मतलब जितने भी अरब कंट्रीज है या फिर जो भी हो उसका सबसे बड़ा, मतलब वहाँ पर जिसकी सबसे ज़्यादा चलती हो वो इजराइल बन जाए, और यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर इंडिया को उसको बनाया जाए। देखिए, इस टाइप के ऑर्डर कोई बनाता नहीं है, वो अपने आप सेट होता है। किसी ने अमेरिका को थानेदार बनाया नहीं था, वो खुद बन गया था। रशिया भी बन गया था, ठीक है। अब रशिया की थोड़ी सिचुएशन डाउन हो गई है, चाइना ऊपर हो रहा है, तो चाइना को भी बना नहीं रहा, हो जाता है। वैसे ही इंडिया नहीं सिर्फ साउथ एशिया, पूरे एशिया और पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम करने वाला है। कुछ साल बस वेट कर लीजिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। ग्रेटर मिडिल ईस्ट का जो मंसूबा है जिसमें इसराइल थानेदार हो, जैसे इंडिया इस इलाके का थानेदार, तो इंडियंस में भी कर्नाटका में एक जगह पे एक पूरा एटमी शहर बसा रहे हैं, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, मिसाइल टेस्टिंग ग्राउंड्स बनाई हैं, एटम बम के टेस्टिंग ग्राउंड्स बनाई हैं, और पूरा एक नेटवर्क बना रहे हैं। वो उनका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, और 8 उनके जो रिएक्टर हैं वो इस मुआहदे से मुबर्रा हैं, आज़ाद हैं, जिसमें वो अफजूदगी कर रहे हैं। इंडिया जो कुछ कर रहा है उस पर नहीं है। और अब वो एक नया एटमी रिएक्टर बना रहे हैं, कैपेसिटी इस वक्त भी उनकी बहुत है, वो फिज़ा से कर सकते हैं, ज़मीन से कर सकते हैं, आप दो से कर सकते हैं, सेकंड स्ट्राइक की उनकी कैपेसिटी है। अब वो नया वो बना रहे हैं एटमी रिएक्टर एक दूसरी जगह पे, उस पर कोई यूरोप को एतराज़ नहीं है, अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं, मगर फिर भी दबाव ईरान के ऊपर है, किसी को कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ है पाकिस्तान पे है, मगर फिर भी ईरान पे दबाव है, पाकिस्तान पे दबाव डालने की कोशिश है। जो इस हद तक हैं कि ईरान पे पाबंदियां लगती हैं, ईरान 12 साल तेल बेचता है इंडिया को सस्ता और इंडिया को कोई कुछ नहीं कहता। वो क्या चाहती है? यही चाहती है ना। जो लोग ये हैं कि मार हम खाते हैं, 70,000 लोग हम मरते हैं, वॉर ऑन टेरर में नॉन नेटो अलाई हम होते हैं, और अफगानिस्तान में इंडिया होता है। वो क्या चाहती हैं? यही चाहती हैं कि इंडिया को एक ऐसा इंडिया बना दिया जाए जो चाइना के कंटेनमेंट के अंदर काम करे। इंडिया को आप चाइना के इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर देखें, जिसने पता नहीं किस तरह मुश्किल हालात में अल्लाह ने मदद की और बना लिया, या ईरान के एटमी प्रोग्राम पे एतराज़ है, जो वो कहते हैं कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, इंस्पेक्शन के लिए खोलने के लिए तैयार हैं, मगर पाबंदियां खत्म करें। मुआहदा हो गया, मुआहदा अमेरिका ने एक तरफा तौर पर तोड़ा, यूरोप से मशवरा नहीं किया, चीन से रूस से मशवरा नहीं किया, अब वो ईरान पे दबाव डालना चाहते हैं। देखिए ना जी, इंडिया का एजेंडा था, कराची में उसने उस एजेंडे पे अमल किया, कबायली पट्टी में किया, बलूचिस्तान के लिए $500 मिलियन सालाना 70-75 पाकिस्तानी अरब रुपए खर्च किए जाते थे। खुदा का शुक्र है कि इन सब चीज़ों पे काबू पा लिया। देखिए, बिटवीन 89 एंड 92 2-3 लाख इंडिया से विजिट वीज़ा लेते थे, वीज़ा होता था दुबई का, और यहाँ का ट्रांजिट वीज़ा लेते थे। 2-3 लाख आदमी सेटल हो गए, उसमें खुदा जाने कितने राख लोग, ज़्यादातर तो वही लोग थे जो इंडियन मुसलमान मुसीबत के मारे हुए यहाँ इम्कानात की तलाश में आए। ये तो 92 में मेजर आमर ने डिस्कवर किया और ये सिलसिला बंद किया, और ये जो ट्रांजिट वीज़ा है इसका सिलसिला बंद किया गया। और ये तो मतलब बरतानिया ने उनको बचा लिया। अल्ताफ़ हुसैन का मामला तो खुल गया, तो सारी शहादतें सामने आ गई थी। ये फारूक सत्तार भी जब MKM पाकिस्तान बनी है तो सबसे पहले सवेरे उठते अमरीकी कौंसल जनरल से मिलने के लिए गए थे। इनके लिए जनूबी अफ्रीका में पनाहगाहें बनाई, अमेरिका और बरतानिया आज़ादी से इन्हें वीज़े देते थे, फरावानी से।
अपना फार ईस्ट के मुल्कों में इनके लिए पनाहगाहें बनाई। देखिए कब से ये सिलसिला शुरू है। जे सिंध के लोगों को तरबियत दी इंडिया में, राह ने पूना से लेकर मुंबई तक कैंप लगाए गए थे। मुंबई कहा जाता था, अब उस वक्त तो बॉम्बे कहा जाता था। हाँ। बॉम्बे। तो फिर उन्होंने दादू की पहाड़ियों में इन लोगों को तरबियत दी। फिर भी ये फ़िरकावारियत जो है, लिसानियत जो है, इसको फ़रोग़ दिया गया। और आगाज़ तो ज़्यादती का पीपल्स पार्टी ने किया, कोटा मुकर्रर किया, उस पर कभी अमल भी नहीं किया। कोटे पे भी जो देही आबादी के लोगों को कर लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन को तबाह कर दिया। अब तो खाल कोई कराची का जो मकीन है वो सिविल सर्विस में जा सकता है। और ये बढ़ता गया, सिलसिला फैलता गया। और देखिए ना कितने 16,000 बेगुनाह आदमी मारे गए जी। और एक मीडिया यरगमाल था बहुत और में एक छोटा सा जलसा होना था 3-4 साल पहले, आपको याद है? जलसा होना तो 3 दिन तक टीवी सारे यरगमाल थे सारे दिन। और ग्राउंड इतनी थी कि 5,000 से ज्यादा लोग नहीं समा सकते। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि काट के किसी और मामले पे चले जाएं। और वो घंटों उसकी पब्लिसिटी जारी रहती थी। वो तो चूंकि उसमें फिर इंडिया बदनाम और जलीलो खार होता था, हुआ तो वो अब भी वो डिसइंफॉर्मेशन लैब पे। लेकिन ये है कि बहरहाल वो एक बड़ी मंडी है और वो हलीफ है अमेरिका का, तस्वीराती हलीफ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और ये राह की कारस्तानी है कि हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इमरान खान के फ़ोन भी हैक हुए हैं और यहाँ से शायद वो चेक कर रहे हैं कि हमारे जर्नलों के, हमारे पॉलिटिशियंस के। सो अभी तफसीलात नहीं आ रही मगर इशारे आ रहे हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये साइबर अटैक हो गया है, इंडिया के ज़रिए या कोई और मुल्कों के ज़रिए जो है हमारी हैकिंग हुई है। अगर इमरान खान साहब ने खुद टीवी पे फरमाया कि ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे टेलीफोन टैप करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं। मुझे तो आज स्टैटिस्टिक वो हो रही है मैं कि अब खान साहब का भी आके कि आपके टेलीफोन कुछ और लोग भी टैप। नमस्कार दोस्तों, अब न्यूज़ ये आ रही है कि भाई पाकिस्तान पर साइबर अटैक हो गया। और चाहे वो इमरान खान हो, चाहे या फिर कहे कि उनकी आर्मी के लोग हो, चाहे करंट गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट हो, सबके फ़ोन यहाँ पर हैक हो गए। उनको पता चला कि भाई सबके फ़ोन हैक हो गए यहाँ पर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, मान सकते हैं हम एज अ इंडियन। अगर 10 साल पहले की होती ना तो हम नहीं मानते, भले ही इंडियंस ने ही किया होता। लेकिन अगर मान लीजिए कि आज ये चीज़ हो रही है ना तो हम डेफिनेटली मान रहे हैं कि इंडिया ने किया होगा। और सिर्फ नहीं पाकिस्तान, अगर चाइना पर भी साइबर अटैक हुआ होता या फिर कोई भी कंट्री आप काउंट कर लीजिए, अगर उस पर भी हमला हुआ होता ना तो हम वो भी मान लें। क्योंकि अब जो इंडिया है ना सिर्फ छिपते करता नहीं है, सब कुछ खुल्लम खुला करता है। चाहे रशिया को सपोर्ट करके वहाँ से ऑयल परचेस करना हो, क्योंकि उसमें इंडिया का और 130-140 करोड़ की पॉपुलेशन का भला होना था, इंडियन गवर्नमेंट का भला होना था, इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा बचना था। तो हम कोई भी चीज़ों को अब खुल्लम खुला करते हैं। देखिए, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। वो जो पहले वाले हम एक 75,000 शहादतें, खरबों का नुकसान भुगत कि हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इमरान खान के फ़ोन भी हैक हुए हैं और यहाँ से शायद वो चेक कर रहे हैं कि हमारे जर्नलों के, हमारे पॉलिटिशियंस के। सो अभी तफसीलात नहीं आ रही मगर इशारे आ रहे हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये साइबर अटैक हो गया है, इंडिया के ज़रिए या कोई और मुल्कों के ज़रिए जो है हमारी हैकिंग हुई है अगर, तो ये बड़ा खौफनाक चीज़ है। और आने वाले उनके फैमिलीज के भी टैप हो रहे हैं। ये सारी यहाँ प्रोसीडिंग होते रहे, केस चलता रहा, लोगों का याद नहीं होगा, गजनी पते किसी को नहीं है वहाँ से। उसमें जर्नलिस्टों के नाम भी आए थे, चले उनको भी छोड़ दें। इमरान खान साहब ने खुद टीवी पे फरमाया कि ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे टेलीफोन टैप करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं। मुझे तो आज स्टैटिस्टिक वो हो रही है मैं कि अब खान साहब का भी आके कि आपके टेलीफोन कुछ और लोग भी टैप। यहाँ पे हुकूमतें दुनिया भर में ये टेलीफोन टैप भी करवाती हैं, ये बंदे भी पीछे लगाती हैं, ये आपके सोर्सेज पता करने हो किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, बला बला चीजें, ये सारी चीजें आसमान से उतर के ऊपर से जिसे कहता है पैराट्रूपर्स भेज के, छाता बरदार फौज भेज के यहाँ कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पाकिस्तान के एक्टर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। क्या करना चाहिए? और ये सब मसला ये है कि हमारे वजारत खारजा को सबसे कमजोर वजारत खारजा है।
नमस्कार दोस्तों, मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि भाई इंडिया को लेकर पाकिस्तान के अंदर ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है ना कि जब वो डिस्कस करने बैठते हैं ना कोई भी पॉइंट, तो वो इंडिया को साइडलाइन नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो उनको इंडिया के बारे में डेफिनेटली डिस्कस करना होता है। अगर आप उनको 2 टॉपिक दोगे ना कि भाई क्या आप पाकिस्तान के डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहते हो फिर इंडिया, तो इंडिया लाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस इंडिया, फिर भी इंडिया। पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स वर्सेस इंडिया, फिर भी इंडिया ही चूज़ करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है हिंदुओं से, भारत से, वगैरह वगैरह, जो भी कई सारे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कभी कोई इंडियन कोई बाहर से कूद कर नहीं आने वाला। भारत के कई सारे स्लीपर सेल्स या फिर आप कह सकते हो कि रोका एजेंट्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। और ये बात पाकिस्तानी मीडिया में कई बार डिस्कस हो चुकी है कि भाई कराची जैसा जो शहर है उसमें भरे पड़े हैं और ऐसा अगर चाहे ना तो भी उनको नहीं रोक सकती, क्योंकि वो सब कुछ घुल मिल गए हैं और जब उनको एक्टिव किया जाता है ना तभी वो एक्टिव होते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया आसमान से उतर के ऊपर से जिसे कहते हैं पैराट्रूपर्स भेज के, छाता बरदार फौज भेज के यहां कुछ नहीं कर रहा। यहां पाकिस्तान के एक्टर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, जिनके जरिए वो, उनमें सियासतदान भी हैं, उनमें ताजर भी हैं, उनमें दुबई में बैठे हुए लोग भी हैं, उनमें नेपाल में बैठे हुए लोग भी हैं, उनमें बाकी जगह बैठे हुए, उनमें वजीरिस्तान के सारे लोग मौजूद हैं। उनके चेहरे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को अगर आप डोजियर शेयर नहीं करते तो डोजियर हवा में चला जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा ये होगा कि फिर कोई बंदा उठेगा और कहेगा ये तो बड़ा मोहतरम आदमी है, ये तो जी नेशनलिस्ट है, ये तो जी धरती का वफादार है, इसने तो मिट्टी से पता नहीं वफा के पता नहीं 50 साल गुजारे हुए हैं और होगा वो मुजरम। तो उस मुजरम को नकाब बेनकाब करना चाहिए और उनको फुल, क्यों अगर वो डोजियर बाहर इस काबिल है कि साबित कर सके तो पाकिस्तान में भी साबित करना चाहिए और पाकिस्तान की कोर्ट ऑफ लॉ से पेश होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा उन्होंने इंडियन क्रॉनिकल्स की बात की है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस इंडियन क्रॉनिकल्स के आने के बाद पाकिस्तान अभी तक EU में, यूनाइटेड नेशंस में गया क्यों नहीं। देखिए ना, वो ये जो है एन इन्वेस्टिगेशन, वो जो उनकी है यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने जो की है प्रोफेसर लुई एस शॉन ने, उसने कहा है 550 वेबसाइट, ओवर 550 वेबसाइट, 750 फेक मीडिया, और उसने ये कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि सबसे जो जिसे कहते हैं ना कि पर्सोनिफिकेशन किया, वो है 10 से ज्यादा NGOs रजिस्टर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को इस मसले में उठना चाहिए था। क्या करना चाहिए? और ये सब मसला ये है कि हमारे वजारत खारजा को सारे सबसे कमजोर वजारत खारजा है। मैं आपको बताऊं, अगर ये किसी और के हाथ में होती ये चीज तो इस वक्त पाकिस्तान की हर एम्बेसी के बाहर ना और कुछ नहीं, और शानदार किस्म की पहली बार इंटरनेशनल मीडिया इंडिया के हवाले से जो मुखालिफाना है, बैशिंग वाला है, चुप है। देखें, आपको पता है कि ईरानियंस जब आते थे, मैं ईरान को बड़ा मद्दा हूं इसमें मीडिया के मामले के अंदर, कि वो सारी की सारी तस्वीरें जो थी वो उसके पीछे लाइट लगा के अपनी एम्बेसी की दीवार पर, दीवारों पर लगा देते। आपकी हर को रैलियां निकाले ना, जब कश्मीर में मुजाहरे की, इसको क्रॉनिकल्स को लेके वहां पे नुमाइश करें, सारी चीजें, सारे एविडेंस लगाए सामने, और ओवरसीज पाकिस्तानी को निकाले। फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि किसी मुल्क ने इतना सीरियस जो है डोजियर दिया, और हमने डोजियर से यूनाइटेड नेशंस को नहीं दिया, दुनिया की मेजर मुल्क पावर्स को दिया, पहुंचाया है, और इनरिफ्यूटेबल किस्म की एविडेंस दिए हैं, जो कि जाहिर बात है जिस वक्त आप कोर्ट ऑफ लॉ में के लिए पेश करते, कोई मुल्क पेश नहीं करता, क्योंकि जाहिर बात है आपके मुंह पे दे मारा जाता है। और अगर उस डोजियर का कोई जवाब मौजूद होता तो अब तक इंडिया से आ चुका होता, कि उन्होंने ये किया, नहीं आया उसके बाद। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ दरख्वास्त ये थी कि वो डोजियर पाकिस्तान में पब्लिक होना चाहिए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि मेरी जहां तक इत्तला है उसमें पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब होते हैं। कि इंडिया ने जो है इतना स्मार्टली प्ले किया कोल्ड वार के दौरान, के उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को भी ऐड किया और अपनी एक बाकायदा स्पेस क्रिएट की इंटरनेशनल एरिना में एज ए नॉन अलाइन कंट्री। भारत जो है वो यूरोपीय और अमेरिकी इमदाद पे नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी पुतिन के पास गया था जबकि जंग हो रही थी और उसके साथ खड़ा होकर हाथ मिलाया था? क्या हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी ने ये कोई बयान दिया है कि हमें अमेरिका से ये कि हमें रूस से ये मिलेगा, हमें रूस से ये मिलेगा? तो ये बात ये है कि ये खुद करते हैं, उसके बाद इस किस्म के सवाल के जवाब देते हैं। चूंकि गैर जानबदार आप किस बुनियाद पे होना चाहते हैं भाई? आपको हर 2 महीने बाद जो है वो कर्जा चाहिए,
आपको हर महीने बाद जो IMF की जो है वो मदद चाहिए, आपको जनाब हर फोरम पे किसी न किसी तरीके से आपकी डिपेंडेंसी है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो बैरिस्टर हामिद बसानी साहब है ना, बिल्कुल सटीक एक लाइन उन्होंने कही है कि पहले तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर महीने 2 महीने में इंडिया किसी और कंट्री से भीख मांगने नहीं जाता। हर महीने 2 महीने IMF के पास 1 बिलियन 2 बिलियन के लिए नहीं जाता। इंडिया मदद करता है। इंडिया किसी भी कंट्री की मदद करता है वो बिलियंस में होती है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो। और जितना उसका ट्रेड है, जितना उसका एक्सपोर्ट है, उससे उसका पता चलता है कि इंडिया ने ये सब कुछ खुद अर्न किया है किसी की मेहरबानी से। जैसे पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर मिले हैं ना, वैसा इंडिया को नहीं मिला है कुछ भी। इंडिया जो भी है, और इसीलिए इंडिया ना ही रशिया की सुनता है, ना ही अमेरिका की सुनता है, करता खुद की है। जो इंडिया के भरोसे इंडिया के लोगों के लिए अच्छा है ना, वही होगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई एक तरफ आप हो जो हर 2 महीने में भीख मांगने के लिए निकल पड़ते हो, और एक तरफ इंडिया है जो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है इंडिया में। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। हम तो नहीं इस तरह के किसी फोरम का आइंदा 21st सेंचुरी में हिस्सा, तो हम आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर ग्लोबली हम मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा नहीं बनते, ऊपर से हम मगरब को, अमेरिका को, यूरोप को तड़ियां भी लगाते हैं और कहते हैं जनाब, और अपने अंडे एक ऐसी टोकरी में डाल रहे हैं जो ऑलरेडी डगमगा रही है। अब ये क्या कर रहे हैं कि वहां से निकल के चीन की गोद में बैठना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अनकंडीशनली अमेरिका की गोद में बैठ गए थे। लेकिन चीन का जो सिस्टम है वो इस चीज को सस्टेन नहीं कर सकता। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो अपनी फॉरेन उस पर लगाता था, और वो मिलिट्री एड हो या एग्रीकल्चर हो या जो भी उनका था, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर वो देते थे। पाकिस्तान की टोटल अमाउंट आप गिन के देख लें जो 30-40 सालों में इन्होंने अमेरिका से ली है। जाहिर है चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, और वो अवाम के पैसे इस तरह दुनिया में तकसीम करने का कोई मूड नहीं रखते। कि इंडिया ने जो है इतना स्मार्टली प्ले किया कोल्ड वार के दौरान के उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को भी ऐड किया और अपनी एक बाकायदा स्पेस क्रिएट की इंटरनेशनल एरिना में एज ए नॉन अलाइन कंट्री। सोवियत यूनियन के साथ सबसे करीब तरीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाए, उनसे असला लिया, उनसे टेक्नोलॉजी ली, उनसे जो है वो मिलिटरी नो हो, और इस तरह के सारे जो चीज़ें करके अपने पाँव पे खड़े हुए अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया। और उसी तरह पाकिस्तान की तरह अमेरिका से मिलिटरी इमदाद भी ली और पैसे भी लिए। कि मुमालिक जो है वो अपने जो मफादात हैं उनको खतरे में नहीं डालते। भारत यूरोप और अमेरिका के लिए अहम है। भारत जो है वो यूरोपीय और अमेरिकी इमदाद पे नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं इमदाद पे भी। तिजारत जो थोड़ी बहुत है हमारी, आधी से ज्यादा वो यूरोप और अमेरिका के साथ है, रूस के साथ तो वो है नहीं। तो आप अपने मफादात को देखें। अब ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान को यूरोपियन यूनियन ने क्यों नहीं कुछ कहा, तो इनसे कोई पूछे क्या हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी पुतिन के पास गया था जबकि जंग हो रही थी और उसके साथ खड़ा होकर हाथ मिलाया था? क्या हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी ने ये कोई बयान दिया है कि हमें अमेरिका से ये कि हमें रूस से ये मिलेगा, हमें रूस से ये मिलेगा? तो ये बात ये है कि ये खुद करते हैं, उसके बाद इस किस्म के सवाल के जवाब देते हैं। जबकि पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिकली उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह पे जो है वो नॉर्थ में जो इम्पोर्टेंट नुकता है उस पे था, लेकिन इन्होंने जो है अपनी सारे बंदूकें जो है वो अमेरिका के कदमों में फेंक दी कि नहीं जी हम आपके साथ हैं। कौन सा? चूंकि गैर जनबदार आप किस बुनियाद पे होना चाहते हैं भाई? आपको हर 2 महीने बाद जो है वो कर्जा चाहिए, आपको हर महीने बाद जो IMF की जो है वो मदद चाहिए, आपको जनाब हर फोरम पे किसी न किसी तरीके से आपकी डिपेंडेंसी है। जब तक आप फाइनेंशियली इकोनॉमी के हवाले से इंडिपेंडेंट नहीं होते, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो अपने डेवलप नहीं होते, आप किस तरीके से जो है वो कौन से मुमालिक किस पर किस वक्त दबाव डालते हैं, किस वक्त खामोशी अख्तियार करते हैं, उसकी जो वजूहात हैं वो भी उनको मालूम होंगी। ये जो यूरोप से और अमेरिका से मुतालबा कर रहे हैं कि जी आपने इंडिया को खत क्यों नहीं लिखा, तो और कश्मीर का भी जिक्र किया, तो ये जरा अपने जो मुसलमान भाई मुमालिक है ना, सऊदी अरब है, UAE है, इनसे जरा पूछें
कि उन्होंने कितने खत लिखे हैं मोदी को कि कश्मीर में आप जो है वो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है। जब 5 अगस्त 2019 को जब उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म किया था, तो कितने मुसलमान और अरब ममालिक ने मजम्मत की थी भारत की, तो वो नहीं करते। ये ऐसा ही होता है। इस तरह की पॉलिसी ट्रैक रैकर्ड क्या है, आज तक 10 मुल्कों के आपने दौरे नहीं किए, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप शरीक नहीं हुए, इवन दो कि ये जो कोल्ड शोल्डर किस्म का ये जो सिलसिला आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ है उसको नहीं तोड़ सके। आपको कोई खत लिखता है तो उसका जवाब देने के बजाय आप उसको गालियां देते हैं और आप कहते हैं आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो करके। तो मैं ये समझता हूँ ये कंस्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं और ये वही है, और वो यही समझते हैं कि अमेरिका एक साम्राज्य है और अमेरिका बड़ा ये है और अमेरिका बड़ा वो है, और हर बात जो है वो पत्ता नहीं हिलता पाकिस्तान में अमेरिका के बगैर, और अमेरिका साजिश कर रहा है, पहले भी की थी अब फिर साजिश कर रहा है। दरअसल हकीकत ऐसे नहीं होती। ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये उस वक्त इस किस्म की बातें करते हैं जब उनका वक्त आ जाता है जाने